अभिषेक और नीलम बाजार से घर लौट रहे थे, तभी एक बड़ी सी महंगी गाड़ी उनके सामने से गुजरती है। नीलम, ये तो तुम्हारी कॉलेज की सहेली प्रीति है ना? हाँ वही है। ये तो 20 लाख की गाड़ी में घूम रही है। इसका पति तो एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था ना, फिर इसकी ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई? नौकरी करने वालों के यहाँ थोड़ी ना 20 लाख की गाड़ियाँ होती हैं, वो तो बिजनेस करने वालों के यहाँ होती हैं। उसने नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद खुद की छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली थी और आज वही बहुत बड़ा शोरूम बन गया। लेकिन ये सब सोचना तो हमारे लिए बेकार है, हमें तो सारी जिंदगी इस बाइक से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोलती हो नीलम? भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे पास भी अपनी कार होगी। हाँ, लेकिन अगर नैनो या ऑल्टो के बारे में तो सोचना भी मत। कार तो मुझे बड़ी सी महंगी वाली चाहिए होगी, जिसे मैं अपनी सहेलियों के सामने दिखा सकूं। अब इंसान की जितनी जेब होगी वो उतना ही पैर पसारेगा ना। गाड़ी छोटी हो या बड़ी क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये बिजनेस तो मेरी समझ में नहीं आता। इसीलिए तो कहती हूँ तुम भी ये नौकरी छोड़कर ना खुद का बिजनेस शुरू करो। अरे लाइफ में रिस्क नहीं लोगे, बड़े सपने नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो, ये बिजनेस तो मेरी समझ में नहीं आता। नौकरी में कम से कम एक फिक्स अमाउंट तो आती है, बिजनेस चला तो ठीक, नहीं तो ठन ठन गोपाल। ये पहली बार नहीं था। अक्सर नीलम अभिषेक को नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की सलाह देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, आपको पता है हमारी प्रॉपर्टी का रेट रातों रात बढ़ने वाला है। वो कैसे? सुना है अपने घर के सामने हाईवे निकलने वाला है। फिर देखो कैसे मेरा मकान 40 लाख की जगह 80 लाख में बिकता है। क्या कहा आंटी जी? 80 लाख? हाँ बहू, अगर आपके 2 कमरों की फ्लैट के आपको 80 लाख मिल रहे हैं तो सोचिए, माँ जी हमारा घर तो 4 कमरों का है, तो हमें तो दुगने दाम मिलेंगे, यानी 1.5 करोड़। इतने में तो हमें कोठी मिल जाएगी। चुप कर, तू बिकवाएगी मेरा मकान। कल की आई छोकरी, पता भी है कितनी यादें जुड़ी हैं इससे। वैसे नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, अगर आपको अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी के 3 गुना दाम मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। हाँ, कुछ का हम घर और कुछ की दुकान खोल लेंगे, और वो दुकान चल गई तो अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। हाँ, अपना बिजनेस हुआ तो हम बड़ी सी कोठी ले लेंगे और हमारे बच्चे भी बड़े से स्कूल में पढ़ेंगे। अरे चुप करो, दुल्हन बनकर आई थी मैं इस घर में, ऐसे ही नहीं बेचने दूंगी अपने मकान को। दोनों देवरानी जेठानी आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं कि माँ जी के चक्कर में रहे ना तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे, अपने इस पुरखों की जमीन को संभालते हुए। ठीक कहा तुमने, अब हमें अपने अपने पतियों को ही कन्विंस करना होगा ये मकान बेचने के लिए और खुद की कोई दुकान खोलने के लिए। अब वो दोनों अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर देती हैं। ऐसे कुछ समय बीता और लगभग 3 महीने के अंदर उस मोहल्ले के कई लोगों ने अपने मकान बेच दिए। अरे मैं तो कहता हूँ अभिषेक भाई साहब, आप भी अपना मकान बेच दो, अब मुझे ही ले लो। मैंने अपना मकान बेच दिया और उसके बदले में हैवी सिटी अपार्टमेंट में अपना 3 BHK फ्लैट ले लिया। बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, पार्क, क्लब, जिम सब है वहाँ पर, और 24 घंटे गार्ड सोसाइटी में। बताओ, सोसाइटी जितनी फैसिलिटी कहीं और मिलेगी हमें? अरे तुम अपने परिवार जैसे ही हो, इसीलिए समझा रहा हूँ। उसके जाने के बाद अभिषेक भी अपने बड़े भाई से कहता है, भैया आप ही बताओ, क्यों कोई बिल्डर हमारी 50 लाख की प्रॉपर्टी का 1.5 करोड़ में देगा? कोई तो बात है। मैं तो कहता हूँ हम भी अपनी ये प्रॉपर्टी बेच देते हैं और नौकरी छोड़कर कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जिसमें अच्छा खासा मुनाफा हो। आप ही बताओ, अब ये बिल्डर हमसे इतनी महंगी प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं? तू ही बता दे। अब मैं तो इतना समझदार हूं नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम, मॉल और रेस्टोरेंट खोलेंगे, और अगर हम भी अपनी जमीन पर खुद का ही कोई काम शुरू करें तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे ना। तो कहना क्या चाहता है? यही कि अगर हम इस हाईवे किनारे खुद की बड़ी सी खाने पीने की दुकान या ढाबा खोल लें जिसमें खाने पीने की सुविधा भी हो, तो अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे हम। सोचो, बड़े बड़े ट्रक, महंगी गाड़ियां, बसें सब अपने ढाबे पर आकर रुकेंगे तो हम दिन के हजारों और महीने के लाखों कमाएंगे। जब हम खुद ही अपनी जमीन से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे तो औरों को हम अपनी जमीन का फायदा क्यों उठाने दें? तो भूल मत, नौकरी वाले हैं हम। अरे आप भी ना बस छोटा ही सोचोगे, ये नहीं कि वो छोटी सी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करने की सोचो तो अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि हम अपने घर की जगह वहां पर ढाबा खोल लें, तो फिर हम रहेंगे कहाँ? भैया आप कितने भोले हो। हम बैंक से लोन लेंगे, फिर अपने घर को तुड़वाकर नीचे दुकान यानी कि ढाबा बनवाएंगे और ऊपर रहने के लिए घर। हमें कहीं भी शिफ्ट होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बताओ कैसा लगा आइडिया? चलो ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। जब ये बात मिस्टर शर्मा को पता चली तो नहीं, ये फायदे का सौदा नहीं है। अरे जरूरी नहीं है कि बिजनेस अच्छा ही चले, वो लॉस में भी तो जा सकता है। फिर क्या करोगे? मैं एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ। अच्छे से जानते हैं हम आप हमसे जल रहे हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं ना, क्योंकि आपने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और ऐसा बेहतरीन आइडिया आपके दिमाग में नहीं आया। देखिए, मैं आप सबकी भलाई के लिए कह रहा था।
लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं। अब उन दोनों भाइयों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बैंक से लोन लेकर, और अब कई महीनों के इंतजार के बाद उनका ढाबा और ऊपर घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे बेटा, तुम लोग पिछले 6 महीने से घर पर बैठे हो, ऐसा कब तक चलेगा? अरे माँ, बिजनेस में इतनी जल्दी थोड़ी ना कमाई होने लग जाती है, और अब तो बस 4 किलोमीटर ही पीछे रह गया हाईवे आने में। फिर तुम देखना कैसे हमारा बिजनेस दौड़ेगा और हम बन जाएंगे करोड़पति। अब वो सभी बेसब्री से अपने ढाबे के सामने हाईवे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद उनके अरमानों पर तो जैसे पानी फिर गया, क्योंकि सरकार की तरफ से पता चला कि अब उनके घर के सामने से हाईवे नहीं बल्कि एलिवेटेड रोड पास हुआ है। कुछ दिनों बाद उनके घर के बाहर से एलिवेटेड रोड निकल गया। एक दिन उनकी बुआ वहाँ आती है। अरे वाह, क्या सुंदर ढाबा बनवाया है तुम दोनों भाइयों ने। मैंने सोचा कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह भी लूंगी और ढाबे का खाना भी खा लूंगी। जाओ अब जल्दी से जाकर मेरे लिए शाही पनीर और दाल मखनी ले आओ नान के साथ। बुआ की बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे वैसे भी तो मक्खियां ही मार रहे हो तुम दोनों, और वैसे भी तुम्हारा सारा खाना शाम तक खराब ही होगा। कम से कम खाकर मैं कुछ तो अनाज बचा रही हूँ। जाओ अब। कुछ देर बाद, ये लो बुआ, 700 रुपए का बिल बनाया आपका। हाय मर जानिया, आप तो अपनी बुआ से बिल लेगा। अरे ये जो 2-4 मेहमान तुम लोग यहाँ आते हैं, उसी से रौनक है तुम्हारी इस दुकान की। बुआ, दुकान नहीं है, ढाबा है वो। हाँ हाँ वही। और ये बता, ये ढाबा ना हो तो कौन आएगा तुम्हारी दुकान के ससुराल में? बुआ की बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। कई महीने से दोनों भाई घाटे में ढाबा चला रहे थे, लेकिन अब वो भी थक चुके थे। अब मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है अपनी जेब से पैसा लगाकर ये ढाबा चलाने की। अभिषेक, तो उस बिल्डर से बात कर जो हमारी ये जमीन खरीद रहा था, नहीं तो हम और कर्जदार हो जाएंगे। ठीक है भैया, मैं आज ही बात करता हूँ उस बिल्डर से। अब वो दोनों प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस जमीन की उतनी कीमत नहीं मिल रही थी। 50 लाख तो उन पर बैंक का कर्ज ही हो गया था। अब बैंक ने उनकी सारी प्रॉपर्टी कब्जा ली, सिवाय एक दुकान के। अब वो सब उसी दुकान में रहने लगे, अब उस दुकान में बने ससुराल में। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट है। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ की टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यही रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर, सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में, हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है, खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो और ना ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहां से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहां दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार? अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी। वो अपने पापा के ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहां एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियाँ और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को
उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक 1 हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है।